हाँ? कुल मिला के 8-10 दिन हो गया। नहीं, 7 तारीख को आया। 7 तारीख को 7 आज। तो हाँ, लगभग एक हफ्ता पूरा होने जा रहा है। हो गया आज 12 तारीख तो है। उससे बढ़िया ये रहा कि भाई ये मुलाकात हो गई अपने जयंत दादा जयपाल सिंह से। अच्छा, टकरा गए थे। हाँ, टकरा कल जाके आया, तो उनसे भी हो गई मुलाकात बढ़िया। तो टकरा में ही मिले। हाँ, टकरा में गई। और बाद में उधर भी जाके आया, विजय और मेघनाथ दादा का अखाड़ा, अच्छा। दोनों अखाड़ा में मतलब हाँ, अश्विनी कुमार जी के और वो हाँ, दोनों अखाड़ा में। और कुंजल तो उधर गया हुआ है जिनेवा हाँ। फेलोशिप 2 महीने की। अच्छा, 2 महीने के लिए। हाँ, अखबार में पढ़े थे। हाँ हाँ हाँ, अखबार में आई थी न्यूज़ कोई एक हिंदुस्तान में शायद या प्रभात खबर में थी। फिर दीदी अभी क्या चल रहा है इधर, मतलब आंदोलन? आंदोलन तो देखिए 2024 चुनाव के बाद का कोशिश किया धर्म के नाम पर। हाँ, वही चालू है, मन देखा हो। वही अब कई जगहों में वो देश में जहाँ 400 पार की बात हो रही थी, पार नहीं कर सका तो अपना दूसरा अभियान में लगा हुआ है कि हाँ, जैसे झारखंड में यहाँ पर आदिवासी सीट, लोकसभा सीट, चारों मतलब आरक्षित सीट है, आदिवासी लोग जीत गए। 28 विधानसभा में 2800 विधानसभा आदिवासी लोग जीत गए। तब उन लोगों को लग रहा है कि हम लोग को बाकी सीट, आदिवासी सीट जैसे कब्जा करना है। बाकी तो लोग समझते हैं कि हमारे हाथ में है, अब आदिवासियों को डिवाइड नहीं करेगा तो फिर संभव नहीं है। 2029 के चुनाव आने के पहले वो चाह रहा है कि पूरी तरह से डिवीजन कर दे आदिवासियों के बीच में। हाँ, सरना और ईसाई। क्योंकि वही देखा मैंने हर जगह पे, आदिवार्ता में भी वही देखा मैंने कि जैसे वो सरना कोड और आदिवासी कोड के बीच में वो चालू है, तो दूसरी तरफ डिलिस्टिंग के बहाने ईसाई जो है आदिवासी है, जो कि तो उनको आदिवासी से लड़ाया जा रहा है, मतलब भाई भाई को आपस में लड़ाया जा रहा है। यही है, तो उसी में अभी अब हमारे जैसे लोग कभी सरना के लिए केवल नहीं लड़े, कभी ईसाई के लिए कभी नहीं लड़े। हम लोग तो सामाजिकता में जल जंगल जमीन की बात करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग तमाम आदिवासियों की बात करते हैं, मूलवासियों की, दलितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की, मेहनत कश जनता की जिंदगी की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। बिल्कुल। अब कहाँ से कहाँ तक लेके आया SIR को आप देख लीजिए। SIR में बांग्लादेश में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ। बिहार में पहली बार ये सब फाड़ करके रखा, बंगाल को फाड़ करके रखा। अब झारखंड में भी चल रहा है। तब ऐसे समय में हम लोग के लिए, मेरे जैसा आदमी के लिए तो मैं धर्म के नाम से कभी भी आज तक नहीं लड़े। बराबर है। कितना हुआ कर रहे हैं। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा हो या फिर धरती आबा बिरसा मुंडा हो, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी तो वो जल जंगल ज़मीन और अपनी अस्तित्व और अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ी। और आदिवासियत की असली ज़मीन जो है वो समता और समान अधिकार के सामूहिक संघर्ष को हम मानते हैं, और इसीलिए हम सामूहिक संघर्ष में रहते हैं। लेकिन ये जो है सामूहिक संघर्ष के पीछे पड़ गया है और व्यक्तिवादी लोग हो चुके हैं, ऐसा हम देख रहे हैं। फिर वो हमारी आदिवासी की भी पार्टी क्यों ना हो, बाप पार्टी हो या फिर जयस हो, वो अकेले अकेले हो गए, लेकिन वो जो है कलेक्टिव जो है संघर्ष, प्रोटेस्ट। जो बात बोले ना गुजरात को लेके, हाँ, जिन लोगों का नाम लिए, हाँ, मैं आज तक इसीलिए हाँ, नहीं कोई संस्था बनाई, हाँ, संस्था के नाम से कोई हमने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ना कोई प्रोजेक्ट लिया। हाँ। हमको पता था NGO करण हो जाता है। जिस दिन हम वो काम करेंगे। यहाँ पर आज हमारे बीच में अनिल चौधरी दा नहीं है। हाँ, वो अच्छी तरह जानते थे कि दैमनी क्या चीज़ है। हमारे दिमाग में था कि अगर हम
ये सब काम करेंगे, एनजीओ बनाएंगे, प्रोजेक्ट लेके काम करेंगे। अब प्रोजेक्ट लेके आप अडानी का, अंबानी का विरोध कर सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। उसको कोऑप्ट हो जाएंगे आप तो। आज आप हम को जो देख रहे हैं ना, हाँ, बराबर। 1995 में आंदोलन में आने के बाद इतना लंबे समय तक मैं पत्रकारिता की, हाँ, आंदोलन में रहे। हाँ, आज भी मेरा यही रोजी रोटी है और यही हमारा बिल्कुल रोजी रोटी के लिए समाज के दीदी लिए, होटल चलाती है। पूरे समाज के लिए मैं यहाँ से कमाती हूँ और समाज को बचाने का काम मैं की। और यही कारण है कि जहाँ पर भी मेरा पैर गया वहाँ का एक इंच ज़मीन हम कारपोरेट को नहीं दिए। सरकार जहाँ पर जबरन ज़मीन अधिग्रहण करने के बाद की, गाँव वालों की इजाज़त के बिना, ग्राम सभा की इजाज़त के बिना कहीं भी ज़मीन नहीं लिया। तो अपना जो संवैधानिक हक है 5वीं अनुसूची में जो हाँ, हमको तो देखिए, संविधान देता आज है, तो तो लोगों ने संविधान की- पत्तलगड़ी आंदोलन लोग देखिए, किए, तो उन संविधान पे की भी बात- केसेस है। देखिए, संविधान की बात करने वाले सब कोई संविधान को खत्म करने वाले भी संविधान की बात करते हैं। जी, वो लोग कहाँ गैर संविधान की बात करते हैं? वो लोग भी कहते हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं। वो लोग भी कहते हैं हम लोगों का सेवा कर रहे हैं। वो भी कहते हैं कि हम विकास का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल रहा कि आपका काम करने का तौर तरीका क्या है? शाश्वत क्या विकास। आप शाश्वत विकास भी आप कैसे करेंगे? तो आदिवासी आप अपना करे कर आप पाएंगे। ना नदी बचाएंगे, ना आप नाला को बचाएंगे, ना खेती को बचाएंगे, ना जंगल को बचाएंगे, ना मनुष्य को बचाएंगे, ना मिट्टी को बचाएंगे, तो शाश्वत विकास कैसे होगा? आसमान से होगा। अभी जो सरांडा का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे नेशनल पार्क बनाया जाए, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करने के लिए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? कि क्योंकि आदिवासी तो वहाँ पे सहजीविता, सहअस्तित्व के तहत हमेशा से, मतलब सदियों से रहते आया है, तो उसके मानवाधिकारों का भी हनन होगा वहाँ पे। देखिए, सरेंडा की बात केवल नहीं है। हाँ, सरेंडा की बात करेंगे तो हमको पूरे हसदेव की भी बात करनी चाहिए ना। हाँ, हसदेव भी है, मध्य प्रदेश में जहाँ पर अभी बुलडोजर बक्सवा। चल रहा है, बक्सवा उसकी है। भी बात करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जहाँ चल, ये उड़ीसा में चल रहा है, उसकी भी बात करनी चाहिए। और हम लोग तो अभी आप इस सरेंडा की बात कर रहे हैं, हम लोग तो पूरा जिंदगी लगा दिए कि मिट्टी 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 के लिए। सरेंडा के लिए सरकार लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट अपना बात कह रही है। हम लोगों को तय करना पड़ेगा। मानवाधिकार का हत्या तो कब से हो रहा है? बीजेपी गवर्नमेंट आया तो यहाँ का 5वीं अनुसूची खत्म कर दिया, CNT एक्ट को खत्म कर दिया, सारा चीज़ तो खत्म कर दिया। यहाँ कितने लोग विरोध करने वाले हैं? सिर्फ आदिवासी केवल तो विरोध कर रहा है। जो आदिवासियों की रक्षा की बात करने वाले लोग, सारे लोग आदिवासियों के नाम पर मलाई खा रहा है। बराबर। तो हाल ही में आपने इसका हल, यदि पॉलिटिकल निकल सकता है, ऐसी आपकी सोच क्या है? कहाँ तक है? देखिए, मतलब आपने शायद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया अभी? हाँ, मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया हाँ, और लंबा संघर्ष के बाद, लंबा अनुभव के बाद, हाँ, जितना भी हमने लड़ाई लड़ा, जमीन बचाने का लड़ाई लड़ा, हम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ा। उसके बाद ये भी अनुभव रहा कि हाँ, कौन पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में रहना चाहिए, कौन पॉलिटिकल पार्टी हमारे भारत के संविधान के खिलाफ में है, पूरी तरह से किसानों के खिलाफ में है, आदिवासियों के खिलाफ में है, दलितों के खिलाफ में है। आपको जो देश में चल रहा है उसको तो आपको देखना पड़ेगा ना बारीकी से। 28 साल तक मैदान में लड़ते रहे, हर लड़ाई जीतते रहे। हाँ, अनुभव रहा कि उसी समय सेंटर में अभी ओपोजिशन है, उसकी सरकार रही, मनमोहन की सरकार रही। मनमोहन के सरकार के समय तो हम लोग कई लड़ाइयाँ लड़े, बराबर है। कई लड़ाइयाँ लड़े और पूरा देश उसके लिए गवाह है।
लेकिन जनता की आवाज़ों के अनुसार उन्होंने 1894 का ज़मीन अधिग्रहण कानून, जिसको हम लोग सारे लोग बोल रहे थे कि ये अंधा कानून है, इसको ख़त्म करना चाहिए। मनमोहन की सरकार ही उस समय ये समीक्षा करते हुए कि 1894 का कानून, ज़मीन अधिग्रहण कानून, सही मायने में देश के किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए वो पूरी तरह से खतरनाक है, तो उसमें संशोधन करके नया कानून लाया 2013 में। बराबर। और वो 2013 का कानून लाया, वो सिर्फ एक बार में, चाहे तो यूपीओ की गवर्नमेंट में जितने गठबंधन थे सिर्फ वही बैठ के डिसीजन नहीं लिए, लेकिन हम लोग को भी उसमें इन्वाइट किया गया कि ये प्रारूप है, इसमें क्या जोड़ना चाहिए, क्या घटाना चाहिए। तब उसके बाद 2013 का कानून लाया गया, जिसमें ग्राम सभा को मान्यता दी गई, जिसमें पेशा कानून को मान्यता दी गई, जिसमें पूरी तरह से ग्राम सभा को और यहाँ की जो बहुफसली ज़मीन है उसको सुरक्षित रखने की भी मैंने इजाज़त दी गई, और यहाँ पर विस्थापितों को न्याय देने की भी बात उसमें कही गई थी। जब से ड्राफ्ट सामने आया, हम लोग उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने का काम किया। उसके साथ ही जितना भी आप देखिए कानून, तमाम कानून जो है, हम लोग कोयलकारों का लड़ाई लड़े उसी पीरियड में। उस पीरियड में मनमोहन की सरकार ही थी, उन्होंने हम लोगों का आवाज़ तो सुना ना, कम से कम आवाज़ सुनी। और परियोजना को उस समय आपका राव सरकार था, वो टाल दिया। यहाँ पर जो शिलान्यास का बात कही गई थी 1995 5 जुलाई को, तो उन्होंने स्थगित कर दिया, और आज तक हमारा ज़मीन बचा हुआ है, 245 गांव सुरक्षित है। कोई भी उस समय की गवर्नमेंट थी कि बुलडोजर चलाने का काम नहीं किया। कम से कम हम लोगों का जो आंदोलन है, उस आंदोलन के ऊपर में बुलडोजर नहीं चलाया। उसके बाद हम लोगों को लगा कि पहले हम लोग बोलते थे कांग्रेस और बीजेपी सिक्का के दो पहलू हैं। बाद में हम लोगों को लगा 2014 के बाद कि नहीं, वो सिक्का के दो पहलू नहीं है। तब हम लोग भी विश्लेषण करने लगे कि हाँ, 70 साल में कहती है कि 70 साल में सब कुछ नष्ट हो गया। हम लोग सब कुछ बोलते हैं कि 70 साल में भारतीय संविधान में हर एक नागरिकों के लिए जो उनका जो बुनियादी अधिकार है, उन अधिकारों को सुरक्षित करने का काम किया गया। देश में जो भी संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है, उसको सुरक्षित रखने का काम किया गया। जनता की आवाज़ हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन हम लोगों की आवाज़ को सुनने के बाद ही ना नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को भी रोका गया। कोयलकारो परियोजना में भी हम लोगों के ऊपर में दमन नहीं हुआ। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई राज्य में 2000 को, तब उन्होंने वो गोली फायरिंग किया और हमारे 8 लोग मारे गए। तो जो सरकार सुनती है, जो सरकार संविधान में जिनका अधिकार है उसका सम्मान करती है, आज देश में ऐसे सरकार को, ऐसी सत्ता, ऐसी ताकत को सत्ता में रहना चाहिए। ये तमाम चीज़ हम लोग सबको ही देख के, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे लोग, तो हम लोग आंदोलन में रहे, मेधा ताई सबको ही, सारे लोग। उसके बाद जो डिसीजन लिए, बीच में आम आदमी पार्टी आया, आम आदमी पार्टी सबको को पकड़ के लेके चला गया। उसमें भी देखे कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से अहंकार में डूबा हुआ है, किस तरह से हम लोगों का प्रशांत भूषण को, जोगेंद्र यादव को, और हम लोग जो तमाम सामाजिक संगठन के लोग हैं उनको इग्नोर करने लगा। तब देश ने ये भी समझा कि नहीं, यहाँ से भी उद्धार नहीं है, जनता के सवाल यहाँ से भी सॉल्व नहीं होंगे। तब हम लोगों ने भी ये तय किया कि अब लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जो मैदान में हैं, जो सामाजिक संगठन है, वही केवल उन्हीं को केवल जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, हम लोग जो सत्ता में हैं उनको भी जिम्मेदार बनाएंगे। तो हम लोग इसीलिए आपने जो सवाल किया कि मैं पॉलिटिकल पार्टी में आई, पॉलिटिकल पार्टी को भी जिम्मेदार बनाने के लिए हम लोग कल तो आप हम लोगों की बात को सुने, हम लोगों की आवाज़ को सुन के बहुत सारा योजना, जो बड़ा बड़ा विस्थापन लाने वाली जो ये है परियोजना है, उसको आपने रोकने का काम किया। नगरी में जब हम लड़ाई लड़ रहे थे 2012 में, जयराम रमेश जी को फाइल हमने दिया, उस समय वो ग्रामीण विकास मंत्री थे। उन्होंने पूरा फाइल पढ़ने के बाद बोला कि नहीं, ये बहुफसली ज़मीन है और किसान ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं किसानों के साथ हूँ। लो यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा कि तमाम जो IIT है, IIM है, इसको यहाँ नहीं, उसको दूसरा जगह बनाया जाए। 2012 में हम लोगों का लड़ाई को सम्मान दिया और उसके बाद वो ज़मीन को बचाने का काम किया।
आज दुर्भाग्य है कि अभी फिर से उस जमीन पर दूसरा योजना आ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो है, जो झारखंड से जोहार का नारा गूंजा था और धरती आबा बिरसा मुंडा का उल गुलान का नारा, वो जो कि एक कल्चरल स्लोगन था, लेकिन आज वो पॉलिटिकल स्लोगन और पूरे भारतवर्ष में अभी फैल गया है। तो जोहार का असल मतलब क्या होता है और वो उसकी प्रासंगिकता और आज की तारीख में हम उल गुलान कैसे करें? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल अधूरा है। हाँ हाँ। आप जोहार शब्द तक आप सीमित हैं। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं बिरसा मुंडा को आज किस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? आप डायरेक्ट बोलिए ना। हाँ, डायरेक्ट तो यही तो लोग बोल नहीं पाता है। हाँ, हाँ, आज सरना सनातन एक है। हाँ, हाँ, ये और भी। आपका सांस्कृतिक समागम जो किया, क्यों किया? आपने जोहार शब्द तक केवल सीमित रह जा रहे हैं। आज बिरसा मुंडा को सारे लोग चाहते हैं, अपना नायक बनाना चाहते हैं और अपना राजनीतिक गोटी उससे सेंकना चाहते हैं और अपना जो हिडन एजेंडा है, आरएसएस और बीजेपी का जो हिडन एजेंडा है, उस हिडन एजेंडा को पूरा करना चाहता है। हिंदू राष्ट्र बनाना, बिल्कुल। और आदिवासी को हिंदू बनाना। तो आप कहते हैं कि वो जोहार शब्द, हाँ, जोहार शब्द का मतलब आदिवासी को जब आदिवासी नहीं कहना चाहता है, वो वनवासी कहना चाहता है, हाँ, तो जोहार तो ये धन्यवाद देते हैं हम हेमंत सोरेन को, अगुआ सरकार गठबंधन की सरकार को धन्यवाद देते हैं कि सबको को जोहार कहना झारखंड में मजबूरी हो गया है। वो कह दिया है, उनका आदेश है कि सबको जोहार से अभिवादन करेंगे। नहीं, ये अभिवादन है, लेकिन इसका अर्थ क्या है इसमें? उसका अर्थ हम लोग तो अभिवादन करते हैं, आत्मीय अभिवादन है। हाँ, आत्मीय अभिवादन। जोहार मतलब ये मुंडारी शब्द है। हाँ हाँ, वो, जो हार, हाँ फल खाने वाले। हाँ, मतलब फलदार पेड़ के बिल्कुल। फल खाने वाले। हाँ। तो ये जो लड़ाई है, तो ये समय में हम किस तरह से उलगुलान करें इस व्यवस्था, क्योंकि बिरसा का जो था कि शोषण रहित, भय मुक्त देखिए, और शोषण मुक्त ये व्यवस्था हो। आज की तारीख में मीडिया, वो अंबानी ने मीडिया और खड़ा कर आपके लिया। और हमारे जैसे लोग जो हैं ना, जो समाज के बुद्धिजीवी हम लोग हैं, नेता कहलाते हैं, वो लोग जिस दिन लोगों को एक होने में मदद करेगा तो उस दिन हो जाएगा। लोग तो लड़ रहे हैं, आदिवासी लड़ रहे हैं, आपसी संघर्ष ही ज़्यादा हो रहा है कई बार। हाँ। तो आदिवासी लड़ रहा है, जिस भी रूप में लड़ रहा है, लेकिन हम लोग जो हैं बीच में जो हैं समझाने वाले, उनको जोड़ने वाले, हम लोग कमज़ोर हैं। अच्छा। आज बुद्धिजीवी वर्ग कमज़ोर है, आज मीडिएट करने वाले लोग कमज़ोर हैं। हम उन लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज से 10 साल पहले जो बौद्धिक जगत के लोग थे ना, हर समय वर्कशॉप करते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों के बीच में जाते थे। कैडर कैंप होना जरूरी है। आज हम लोग कहाँ हैं? हम लोग भी तो जमीन पर नहीं जाते हैं। आज की तारीख में हम लोग सिर्फ अपना सबको मीडिया चला रहे हैं, कोई साहित्यकार बन गए हैं, कोई कलाकार बन गए हैं। जमीन पर जाने की जरूरत है। और क्या हुआ बाबू? और अभी इससे क्या चीज़ ले रहे हैं? अभी 60 हुआ? हाँ। सतत आंदोलनरत आयरन लेडी दयामणि वारले ये विविध आंदोलन के दरमियान खींची गई तस्वीरें भी वो जो रेडियो के लिए होटल चलाते हैं उसमें लगी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि झारखंड में जो खनिज संपत्ति है और उसी के बलबूते पे जो पूरा भारतवर्ष आज चमक रहा है, लेकिन जिन आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन पर पहाड़ी में ये स्रोत है, तो उनका बाहर देशों में हम देखते हैं तो उनका उसमें ये रहता है, हिस्सा रहता है, लेकिन यहाँ पे तो वो विस्थापित हो जाते, वो अपने भाषा संस्कृति से टूट जाते।
तो इसके बारे में लड़ाई कैसे लड़े, मतलब कैसे कि उनका भी उसमें शेयर हो, वो शेयर होल्डर बने। देखिए, हम लोग शेयर होल्डर कहने से शुरू से हम लोग को सरकार बोलती थी ना, हाँ, हम जमीन के बदले नौकरी देंगे, हाँ। पैसा देंगे, हाँ, तो हम लोग हिस्सेदार के रूप में उसको कभी स्वीकार नहीं किया, मुआवजा को स्वीकार नहीं किया। हाँ, हम लोग बोले कि हमको ज़मीन के बदले ज़मीन दे सकते हो, और जहाँ तक मुआवजा की बात है तो हमारा भाषा संस्कृति है, हमारा जीवन शैली है, और हमारा ये जो प्रकृति है उसका मुआवजा नहीं दे सकते हो। बराबर है, उसका मुआवजा नहीं दे सकते हो तो हम मुआवजा की बात नहीं करेंगे। बराबर है। और वो नौकरी की बात जहाँ तक है तो हम यहाँ के नागरिक हैं, सिर्फ हमारा ज़मीन लेके माइंस चला के कारखाना के लिए ज़मीन लेके हमारा नदी और झरना को आप कब्जा करके उसके बदले आप हमको नौकरी देना चाहते हो, तो कौन सा बड़प्पन है। ऑलरेडी हम तो हकदार हैं इस धरती के भूमिपुत्र होने के नाते, मूल मालिक। कि यहाँ का जितना भी आपका नौकरी के तमाम जो अवसर होंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में होंगे, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में होंगे, चाहे तो आप जिस भी क्षेत्र की बात करेंगे, जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ पर बिना विस्थापन के विकास की बात करते हैं, वहाँ पर नौकरी के जितने भी आपके अवसर सृजित होते हैं, उन तमाम अवसरों पर हमको आप जगह दो, वहाँ पर आप जगह दो। और झारखंड के हमारे एक एक बच्चों को आप शिक्षा के क्षेत्र में इतना मजबूत कर दो, यहाँ का जितना भी जो हम मेन पावर की बात करते हैं, आज आज़ादी के इतने सालों बाद आदमी चांद पर पहुँच गए। आप आदिवासियों का ज़मीन आपको चाहिए, आदिवासियों का जंगल आपको चाहिए, आदिवासियों का मिनरल के उनके धरती के नीचे का मिनरल्स आपको चाहिए, आदिवासियों का हर चीज़ आपको चाहिए। लेकिन आज भी सुदूर गाँवों में आप चले जाइए, वहाँ के बच्चों का शिक्षा का क्या स्थिति है। आज भी शिक्षा के रेशियो में आप देखेंगे तो सुदूर गांव में आपका आदिवासी समाज में आपका 30% सिर्फ वो अक्षर साक्षर हुए हैं। बिल्कुल सच बात है। केवल साक्षर हुए हैं। शिक्षित किनको कहते हैं? उच्च शिक्षित न के बराबर है। एजुकेशन का मतलब क्या है? अगर आज हम देश दुनिया के बारे में ना जाने, कौन हमारा बैरी है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमको लूटने के लिए आ रहा है, उसका अगर हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने लोगों को कैसे शिक्षित किए हैं। तो आपने ये जो कहा कि हमको हिस्सेदारी, हम लोग हिस्सेदारी की बात नहीं करते हैं। हम लोगों का यहाँ पर अपना मौलिक अधिकार है। वो मिनरल्स का हिस्सेदारी नहीं, जंगल का हिस्सेदारी नहीं, लेकिन जो यहाँ पर स्वतः जितना भी मैंने रोजगार के जो क्षेत्र है उसमें हमको जगह मिलना चाहिए। लेकिन कहाँ लोग देना चाहते हैं। अभी तो आप तमाम चीज़ आप कहाँ से मिलेगा, आप कहाँ से मिलेगा भाई साहब। हाँ। आप यहाँ का सरकारी नौकरी अडानी के हाथ में है, हाँ। बैंक का नौकरी अंबानी के हाथ में है, LIC और बैंक सारा पैसा अडानी और अंबानी के हाथ में है, रेलवे अंबानी के और अडानी के हाथ में है, आपका एयरपोर्ट अडानी और अंबानी के हाथ में है, आपका ये जो पोर्ट है, बंदरगाह अडानी और अंबानी के हाथ में है। तो कौन सा नौकरी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सच बात है कि मैंने भी एक शेर आमतौर पर किसान आंदोलन में मैं हमेशा कोट करता था कि फिरका परस्ती अब देश की शान बन गई। मोदी अंबानी अदानी मोदानी मॉडल की वही पहचान बन गई, क्योंकि 15-15 लाख का वादा था, किसानों को 1.5 गुना का था, महंगाई था, बेरोजगारी था, लेकिन नहीं मिला। जाहिरनामे में था उनके मैनिफेस्टो में। लेकिन आज भी देश अंधा हो गया है। बिल्कुल। आज बोलता है कि मोदी करता है। मैं उन लोगों के लिए आप ये समझाइए उन लोगों को जो कहता है कि नहीं मोदी ही बढ़िया है, वो 5 किलो देता है अनाज। अरे यहाँ पर आपका मनमोहन की सरकार खाद्य सुरक्षा कानून नहीं लाता, और खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उस पॉलिसी में ये नहीं रहता कि देश के हर एक नागरिक को 5 किलो अनाज दिया जाए, तो क्या आज मोदी आपको देता? कानून तो बनाया मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जो देश के नागरिकों के लिए
हर जो एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड की बात करता है, जो यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता है। आपने कहा कि हाँ दूसरा जगह तो हिस्सेदारी मिलता है, करप्शन ख़त्म करने की बात हम लोग करते हैं। मोदी शुरू में आया 2014 में तो बोला कि करप्शन जीरो टॉलरेंस। आज तो जीरो टॉलरेंस हुआ ना, देश का सारा संसाधन अडानी और अंबानी के हाथ में, लेकिन आप वहाँ पर जहाँ पर आपका मोहल चेस की नीरव मोदी अरबों अरबों रुपया लेके चले गए, आप उनको छूट दे दिए। अब इस देश का सारा संपत्ति अडानी और अंबानी के हाथ में, दूसरे तरह का करप्शन यहाँ पर आया है और आज आप उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। ट्रंप के साथ आपने पहले समझौता किया 40 अरब एप्स्टीन फाइल की वजह से 40 अरब डॉलर का आपने एग्रीमेंट किया है ट्रंप के साथ, और उसमें भी आप वहाँ से जितना भी आपका कृषि उत्पाद, कितना कृषि उत्पाद आप लाएंगे अमेरिका से, उसके लिए आप ये सरेंडर हो रहे हैं। जबकि हमारा भारत देश एग्रीकल्चर माने किसान क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर हब है, और आप ट्रंप के साथ समझौता कर रहे हैं। क्यों? आप जब यहाँ पर सीज फायर की होती है भारत पाकिस्तान की बात, ट्रंप बार बार बोलता है कि हमने सीज फायर करा दिया, हमने सीज फायर करा दिया। आप नतमस्तक हैं जब वहाँ से हमारे भारत के नौजवानों को हथकड़ी, हाथ में हथकड़ी, पैर में जंजीर बांध के भेज दिया एयरपोर्ट में, सैनिक का ये से जहाज से उतार दिया भारत की धरती में, तब भी हमारी सरकार, भारत की सरकार ने कुछ नहीं बोला। आखिर क्यों? सिर्फ आप अडानी को बचाने के लिए। एप्स्टीन फाइल में आपके माने प्रिय दोस्त का नाम है, उसको हटाने के लिए। तो देश ऐसा नहीं चलेगा। इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध होना चाहिए और पूरे भारतवर्ष से होना चाहिए। अभी तो हम नौजवानों को धन्यवाद देते हैं कि नौजवान आज चुप नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में आज की तारीख में मोदी के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ लोग जम के मुँह खोल रहे हैं हमारे नौजवान। कल तक में लोग डरते थे, सभी नौजवान डरता था, लेकिन आज की तारीख में हर नौजवान मुँह खोल के बोल रहा है, पेट्रोल डीजल के खिलाफ बोल रहा है, सारा चीज़, हर चीज़ को। लेकिन आज तमाम चीज़ों को वो जान रहा है कि अब हमारा राज ऐसे कायम नहीं रहेगा, इसीलिए आज की तारीख में SIR लेके आया। अब SIR को तो उसके तहत वो वोट अपने कब्जे में ले लिया। आज की तारीख में देखिए आपका मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश और कहाँ कहाँ पर जितने भी कांग्रेस के जो आपका उम्मीदवार थे, उनका किसी न किसी बहाने से उनको मतलब साजिश के तहत उन लोगों को अयोग्य करार कर दिया। और वो लोग कल का इसमें मैं देख रही थी रात को, जितना भी वो लोग बच गए, सब कोई मतलब एक तरफा जीत राज्यसभा में हासिल किए हैं, वो राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। ये देश कहाँ पर जा रहा है? उसके लिए हम और आप लोग भी जिम्मेदार हैं, सारे लोग जिम्मेदार हैं। वो भैंस चराने वाला जो किसान, उनको हम गाली नहीं दे सकते हैं। खेती में दिन भर लगा हुआ उन किसान को गाली नहीं दे सकते हैं। जिम्मेदार हैं हम लोग, जो पढ़े लिखे लोग जो है ना, इस धरती में बोझ बन के बैठे हुए हैं कि देश को हम बचा नहीं पा रहे हैं। यहाँ के हमारे लोगों के लिए हम अच्छा रास्ता नहीं बना पा रहे, उनके लिए लड़ नहीं पा रहे हैं। कमजोरी हमारी और आपकी है। बिल्कुल। अश्विनी कुमार पंकज जी का भी नाम जो है SIR में हटा दिया गया है। ये पोस्ट मैंने देखा उनके फेसबुक पर। इस तरह से उनके खिलाफ में जो बोलेगा उसको कोई ना कोई बहाने हो सकता है। हम लोग तो अभी चेक नहीं किए हैं, अनमेप्ड की मैप्ड है, उसमें हम लोग BLO से पूछे तो BLO बोले कि अनमेप्ड में आप लोगों का नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग कितने लोग रहेंगे फाइनल में, अभी तो पहला स्टेप है ना, अभी तो पहला स्टेप अभी हम लोग हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग जो दिन रात बोलने वाला, वो कब तक रहेगा वो तो नहीं कह सकते हैं। हाँ, दैनिक भास्कर में एक ये आया था, आपका रिपोर्ट आया था 71 लाख अभी अनमेप्ड है। ठीक है, 71 लाख से अभी अनमेप्ड है। तो मेरा मानना है कि 71 लाख से
आपका हटेंगे। गांव में अभी मैं जाके देखी बीएलए लोगों के साथ बात की, वो लोग बोल रहे हैं कि एक बूथ में जहां पर आपका 265 आपका मतदाता है, वहां पर 200 लोगों का नाम कट गया भाई। ओ, बहुत ही ज्यादती हो गई, उनके खिलाफ वाला ही होगा। अब सब कुछ और बिहार की तो लड़ाई इसी तरह जीते हो, बिहार बंगाल की। सबसे मेरे लिए हैरानी की बात है, बिहार राजनीति में सबसे सक्षम है। आप देखिए बिहार के लोग पूरा देश की राजनीति में, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो, तब चाहे तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका पीए बिहार के लोग ही हैं। अधिकारी भी बिहार के लोग हैं, बराबर। मीडिया में भी बिहार के लोग भरे पड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में एसआईआर हुआ और उस एसआईआर के खिलाफ कितना मैंने सक्रिय राजनीति में रहने वाले बिहार के साथी लोग भी हार खा गए मोदी के सामने। यहाँ हम देखेंगे साउथ में फिल्में निकली इस पे, इन चीज़ों पे, लेकिन कोई भोजपुरी फिल्म शायद ही बनी हो इन विषयों पर। वही मैं तो सबको उदाहरण देती हूँ कि बिहार मोदी के सामने सरेंडर हो गया। बाकी लोगों का क्या क्या किया? झारखंड तो इसलिए जिंदा है कि हम लोग बिरसा मुंडा के खानदान है, बिल्कुल। हम लोग सिद्धू कानू के वंशज हैं। आज भी हम लोगों का खून बोलता है, बिल्कुल। आज भी हम लोग जितना भी लोग बचे हुए हैं, आज की तारीख में हम लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि 1857 का बोलते हैं कि सब कोई लड़ो भाई, लेकिन सब कोई को मैंने आपको एसी का कमरा भी चाहिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी भी चाहिए, तो आप लड़िएगा? नहीं ना लड़िएगा। लड़ाई लड़ना है तो भाई हम लोग तो पूरा जिंदगी सुहा कर दिए है, कुर्बानी कर दिए है। बिल्कुल, हमने देखा है कि 1857 के जो स्वतंत्र संग्राम है, उसी को असल माना जाता है और इतिहास में उसका ही ब्यौरा दिया जाता है। लेकिन जो कि झारखंड में संताल हुल हो, कोल विद्रोह हो, बिरसा का उलगुलान हो, उसकी एक एक लाइन भी कई बार नहीं होती है। जैसे कि 1855 का जो संताल हुल हुआ था, जिसमें कि सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो, जिन्होंने भी अपनी शहादत दी थी, उसके साथ में 25 से 30 हज़ार आदिवासी इसमें शहीद हुए थे, उसका जिक्र कहीं नहीं मिलता। तो उसी मिट्टी से हमारी जो आयरन लेडी दयामणि बारेलाल जी हमारे साथ में थी, जो कि अपने रोजी रोटी के लिए क्लब रोड पर ये होटल चलाते हैं, और उसी तरह ज़मीन की लड़ाई वो आजीवन संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए उनको फुल जोहार। और आखिरी में मैं इतना कहूँगा कि आप क्या संदेश यहाँ के युवाओं को देना चाहोगे, क्योंकि जो क्रांति आज तक भगत सिंह हो, बिरसा मुंडा हो, ये सब लोग जो थे वो 25 साल की उम्र में ही इतनी बड़ी क्रांति करके गए थे। भगत सिंह हम लोग बिरसा मुंडा की धरती में हम लोग खड़े हैं, सिद्धू कानू की धरती में हम लोग हैं। सिद्धू कानू, चांद भैरव, सबकी जो ये आपका जो उम्र था, आपका भगत सिंह का ही उम्र था, वो 18, 19, 20 साल के थे। वो लोग आपका देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस राज्य की मिट्टी के लिए, पानी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, और वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़े, लेकिन झारखंड के आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़े। और ये जो लड़ाई आज के युवाओं के हाथ में है, आज के युवाओं के हाथ में है। वो 15 अगस्त को गीत गाता है ना, क्रांति गीत, वतन आपके हवाले साथियों। आज बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू बार बार बोलने नहीं आएंगे। बिरसा मुंडा बोला था कि संघर्ष के तमाम हथियार हम तुमको देके जा रहे हैं, जब जब तुमको जरूरत पड़ेगा आदिवासी समाज को बचाने के लिए। हमने जिस रास्ते से संघर्ष किया और जिन हथियार को संघर्ष का हथियार बनाया था, तुमको उसी हथियार के साथ संघर्ष करना है। मतलब लोगों को संगठित करना है, लोगों को जाति और धर्म के नाम पर नहीं लड़ाना है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म में। और यहाँ का जल जंगल ज़मीन के लिए आपको शहीद होना भी पड़े तो जल जंगल ज़मीन और मिट्टी के लिए आपको शहादत की भी ज़रूरत होगी, तो आपको शहादत भी देना होगा। यही बिरसा मुंडा एक बात और कहे थे, मुंडारी में बात कहा था। वही मेरे को बोलाता है, वही दूधगर हिजू तना रहड़ी को छुपाए पे, मतलब मुंडार थे तो मुंडारी में बोला था वही दूधगर हिजू तना। दैट मीन्स
तूफान आ रहा है, धरती पे तूफान आ रहा है, सावधान हो जाओ और संघर्ष का हथियार उठा लो। आगे बोला रहड़ी को छुपाए पे, मतलब जितने भी आपके दुश्मन हैं उन दुश्मनों को आप आइडेंटिफाई करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये बिरसा मुंडा का आह्वान है। जी बिल्कुल। तो ये थी आयर लेडी दयामणि बारला, जो कि झारखंड में अपनी जल जंगल ज़मीन अस्मिता और पहचान को साबुत रखने के लिए सतत संघर्षरत है। और बिरसा मुंडा ने जो कहा था कि मैं जल जंगल ज़मीन का पुश्तैनी दावेदार हूँ और मैं केवल देह नहीं, तो ये जो पुश्ते और इनके दावे हैं ये कभी मरते नहीं और मैं भी मरूंगा नहीं। और इसलिए मैं आपको जो शब्द दिए जा रहा हूँ, उल गुलान उल गुलान उल गुलान, इन शब्दों को आप संजो कर रखना, इसे कहीं मत फेंक देना, क्योंकि जिस तरह से बारिश में घास आती है उस तरह से मैं फिर से उगाऊंगा। और ये उल गुलान का मतलब ही था कि शोषण मुक्त, भय मुक्त और समता और समानता और समान अधिकार की जो धरती है, वो जो प्रकृति के साथ अस्तित्व है, तो ऐसी जो समाज निर्मित है वो चाहते थे। तो उसके लिए ये संघर्षरत दयामणि जी बारेला हमारे साथ में थी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जोहार।